This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। दुनिया भर में कई सारे अलग अलग क्राइम्स होते हैं और उन क्राइम्स को अंजाम देने वाले शख्स वो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन इस बात की एक दूसरी साइड भी है। कई सारे ऐसे क्राइम्स भी होते हैं जिनमें क्रिमिनल कौन था, किसने उस कांड को अंजाम दिया, वो कभी पकड़ा नहीं जाता और वो क्राइम हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। आज जिस क्राइम की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो भी एक मिस्ट्री बन चुका है। पुलिस की अलग अलग टीम्स गठित हो गई, सीबीआई की अलग अलग टीम्स गठित हो गई, लेकिन उस शख्स को पकड़ा नहीं जा सका जिसने उस क्राइम को अंजाम दिया था। सुनने जा रहे हैं आप इस एपिसोड में आरुषि की मर्डर मिस्ट्री। सुबह आरुषि की लाश उसके घर पर बेड पर मिली। 16 मई की रात आरुषि का कत्ल हुआ। नोएडा का आरुषि मर्डर केस भी एक ऐसा ही मामला। दिस इज द आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस। आरुषि का असली कातिल है कौन? देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी शुरू होती है 2008 में। आरुषि तलवार नाम की एक 13 साल की बच्ची अपने पापा राजेश तलवार और अपनी मम्मा नुपुर तलवार के साथ नोएडा के अंदर रहती थी। आरुषि के माता पिता दोनों ही डेंटिस्ट थे। इनका खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक भी था और ये फोर्टिस अस्पताल के अंदर भी पेशेंट्स को देखा करते थे। साथ में राजेश तलवार ITS डेंटल कॉलेज में क्लासेस भी लिया करते थे। ये नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार अपार्टमेंट्स के सेकंड फ्लोर्स के ऊपर रहा करते थे और इनके घर में इनके साथ इनका एक नौकर भी रहा करता था। उसका सही नाम था यम प्रसाद बंजड़े, लेकिन सभी उसको हेमराज कहकर पुकारते थे। और हेमराज वैसे तो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन वो क्योंकि उनके घर में काम करता था तो उनके साथ ही उस अपार्टमेंट में रहा करता था और उसका एक सेपरेट अलग कमरा था। अब आरुषि, राजेश, नुपुर तीनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तारीख आती है 15 मई 2008। हमेशा की तरह नुपुर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट्स देखती हैं। 1:30 बजे पहुंच जाती हैं वो आरुषि को उसकी स्कूल से पिकअप करने। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आरुषि पढ़ा करती थी। आरुषि को लेकर वो पहुंच जाती है जलवायु विहार के अपार्टमेंट्स में उनके घर। वहां पर पहले से नुपुर की सिस्टर इन लॉ यानी कि राजेश के भाई दिनेश की पत्नी वंदना भी आई हुई थी। हमारी भाषा में जेठानी बोलते हैं उसको। तो वो पहले से आई हुई थी। ये तीनों साथ बैठते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद में 4:30 बजे वंदना चली जाती है अपने घर और नुपुर चली जाती है फोर्टिस अस्पताल में पेशेंट्स को देखने और 7 बजे तक वो वहां पर पेशेंट्स को देखती है। और दूसरी तरफ आरुषि के पापा राजेश तलवार वो सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक ITS डेंटल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और 3 बजे के बाद में वो चले जाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में और वहां पर पेशेंट्स को देखते हैं। अब 9 बजे राजेश क्लिनिक से निकल जाते हैं घर की ओर। लगभग 9:30 बजे वो घर पहुंचते हैं। उनके साथ ड्राइवर था, उमेश शर्मा उस ड्राइवर का नाम था। ड्राइवर राजेश तलवार को उनके घर के सामने उतारता है और वो गाड़ी को आगे पार्क करने ले जाता है। दरअसल उनके घर में पार्किंग की जगह नहीं थी, तो वो थोड़ी दूर उनके पेरेंट्स के घर थे, आरुषि के दादाजी के घर थे, तो वहां पर वो गाड़ी खड़ी करते थे। वहां पर पार्किंग की जगह थी और वो जगह केवल वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। और लगभग 9:40 पर ड्राइवर गाड़ी की चाबी और गाड़ी के अंदर जो सामान था वो लेकर पहुंच जाता है आरुषि के घर। घर के नौकर को गाड़ी की चाबी और कुछ सामान सौंप देता है। वो देखता है वहां पर कि आरुषि और उसकी मम्मा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने का इंतजार कर रही हैं और आरुषि के पापा बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे और खाना पहले ही हेमराज ने बना दिया था। अब वो सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में आरुषि चली जाती है अपने बेडरूम में और उसके मम्मी पापा राजेश और नुपुर अभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही थे। हेमराज उनको एक पार्सल ला कर देता है। दरअसल उस पार्सल के अंदर था एक सोनी का डिजिटल कैमरा। आने वाली 24 तारीख को आरुषि का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के लिए ये गिफ्ट मंगाया था सोनी का डिजिटल कैमरा, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसी वक्त वो गिफ्ट आरुषि को जाकर दे दिया। आरुषि बहुत खुश हुई। इन सभी ने मिलकर बहुत सारी अलग अलग उस दिन उस कैमरे से फोटोज भी क्लिक करी। लगभग 10:30 बज जाते हैं। उसके बाद में राजेश और नुपुर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अच्छा, अब लगभग 11 बजे राजेश अपनी पत्नी नुपुर को बोलता है कि तुम जाओ और वाईफाई का राउटर चालू कर आओ। वाईफाई का राउटर लगा हुआ था आरुषि के कमरे में। नुपुर जाती है आरुषि के कमरे में, वहां पर जाकर वो राउटर ऑन कर आ जाती है। वो देखती है कि आरुषि एक चेतन भगत की किताब पढ़ रही है कोई सी। राजेश थोड़ा बहुत काम करता है, कुछ ईमेल्स करता है, कुछ फॉरेन कॉल्स अटेंड करता है, स्टॉक मार्केट देखता है। 1 घंटा काम करता है। 12 बजे राजेश लैपटॉप बंद कर सो जाता है। अब ये दिन यहीं पर खत्म हो जाता है
और अगली तारीख आती है 16 मई। 16 मई को सुबह सुबह भारती मंडल, जो कि झाड़ू पोछा का काम करती थी आरुषि के घर में, वो सुबह सुबह 6 बजे आकर घर की घंटी बजाती है। उसने एक बार घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरअसल इस वक्त हेमराज को, घर के नौकर को, दरवाजा खोलना था, क्योंकि राजेश और नुपुर थोड़ा लेट उठते थे, तो सुबह सुबह हेमराज गेट खोलता था। लेकिन उस दिन हेमराज ने गेट नहीं खोला। भारती ने बार बार घंटी बजाई लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। अब जब भारती जाने वाली थी दूसरे घर में कि भाई कोई गेट नहीं खोल रहा, इतने में नुपुर आती है। वो देखती है कि हेमराज ने गेट नहीं खोला, तो वो सोचती है कि हेमराज कहीं बाहर चला गया होगा दूध वूध लाने सुबह सुबह। अब भारती नुपुर से बोलती है कि आप मुझे घर की चाबी दे दीजिए, बालकनी से फेंक दीजिए और मैं चाबी से अनलॉक करके घर के अंदर आ जाऊंगी। नुपुर चली जाती है बालकनी में, और क्योंकि सेकंड फ्लोर पर था अपार्टमेंट, तो सीढ़ी से उतरकर भारती चली जाती है नीचे। अब इतने में दूसरी तरफ राजेश भी उठकर आ जाते हैं। राजेश जब हॉल के अंदर आते हैं या फिर लिविंग रूम के अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल के ऊपर एक विस्की की खाली बोतल पड़ी है और उस बोतल के ऊपर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था। खैर ये बाद में पता चला, उस वक्त राजेश ने खून को नोटिस नहीं किया था। लेकिन जब वो उस वक्त देखते हैं कि एक विस्की की खाली बोतल पड़ी है डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो वो नुपुर को पूछते हैं कि ये बोतल यहाँ पर किसने रखी। अब ये बात जैसे ही वो नुपुर को पूछते हैं, दोनों के दिमाग में एक साथ एक बात ट्रिगर होती है, आरुषि। दोनों दौड़े दौड़े जाते हैं आरुषि के कमरे में। अच्छा, आरुषि के कमरे का दरवाजा सेल्फ लॉकिंग दरवाजा था, यानी कि उसको बाहर से बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता था। या तो कोई अंदर से सीधा खोल सकता था, या अगर बाहर से खोलना है तो चाबी लगती थी उसके लिए। लेकिन वो दरवाजा खुला हुआ ही था, वो दरवाजा लॉक्ड नहीं था। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। राजेश जोर जोर से चीखने लग जाता है। नुपुर सन होकर नीचे बैठ जाती है। वो देखते हैं कि आरुषि की डेड बॉडी उनके सामने बेड के ऊपर लेटी हुई है। दूसरी तरफ भारती गेट खोलकर अंदर आ जाती है। वो उनको चिल्लाता देखती है, उस कमरे के पास जाती है। आरुषि के कमरे के एंट्रेंस के ऊपर भारती खड़ी हुई थी। वो देखती है कि आरुषि की लाश बेड पर पड़ी है और कंबल से ढकी हुई है। चारों तरफ खून ही खून हो रहा है। नुपुर शर्मा आरुषि के पास जाती है। वो कंबल हटाती है। जैसे ही वो कंबल हटाती है तो दिखता है कि आरुषि के गले पर यहाँ पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ है। और क्योंकि उस वक्त हेमराज घर पर नहीं था, तो नुपुर और राजेश दोनों उनकी बेटी के कत्ल का इल्जाम सीधा हेमराज के सर लगाते हैं। खैर, भारती उनको एक बात बताती है कि दरवाजा भी लॉक नहीं था, दरवाजा भी एकदम ऐसे बंद किया हुआ था, अटकाया हुआ था। जब भारती ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। अब भारती जाती है बाहर, पड़ोसियों को बात बताती है। पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं। दूसरी तरफ घर में राजेश भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फोन कर बताता है। कुछ देर बाद जब यूपी पुलिस घर में आती है, तब वो देखती है कि वहां पर करीब 20-21 लोग उस घर के अंदर है। अब इस बीच बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जो कि एकदम खत्म हो चुके थे। अब क्योंकि हेमराज घर पर नहीं था, तो राजेश बार बार कत्ल का इल्जाम हेमराज के सर लगा रहे थे। वो पुलिस को भी ये चीज बार बार बोलते हैं कि आप इन अपार्टमेंट्स में रिसर्च कर या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर अपना टाइम जाया मत करो। आप सीधा नेपाल जाओ, नेपाल का रहने वाला है, और हेमराज को पकड़ो और मैं इसका आपको खर्चा भी दूंगा। राजेश पुलिस वालों को 25,000 रुपए भी देता है। अब पुलिस भी सबसे पहला सस्पेक्ट हेमराज को मानती है, क्योंकि हेमराज उस वक्त गायब था। तो पुलिस हेमराज के सर 20,000 का एक इनाम घोषित कर देती है। कोई भी हेमराज के बारे में सूचना देगा, उसके लोकेशन बताएगा, उसको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब पुलिस बताती है उस टाइम की क्या हुआ होगा। घर के अंदर एक छोटा सा बार था। हेमराज घर के अंदर आता है, बार खोलता है, बार में से शराब की बोतल निकालता है, जो विस्की की बोतल मिली थी डाइनिंग टेबल पर, वो विस्की की बोतल वो पूरी पीता है। उसके बाद में वो जाता है आरुषि के कमरे में। आरुषि के साथ वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आरुषि विरोध करती है, तब हेमराज के पास उस वक्त एक चाकू था। उस चाकू से वो आरुषि का गला काट कर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में लगभग 8:30 बजे एम्बुलेंस आती है। आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आरुषि की बॉडी के साथ में राजेश तलवार का भाई दिनेश तलवार, साथ में ड्राइवर उमेश शर्मा और उनका एक पुराना दोस्त अजय चड्डा, ये तीनों जाते हैं। 8 बजे वो जाते हैं और 1 बजे लगभग आरुषि की बॉडी घर पर वापस आ जाती है। घर पर आरुषि की बॉडी को लाकर वो हॉल के अंदर एक बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटा देते हैं, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। घर के कुछ सदस्य भी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। पुलिस से जब पूछा गया कि क्या हम लास्ट राइट्स कर ले, तो पुलिस ने भी मंजूरी दे दी। उसके बाद में लगभग 4 बजे आरुषि के लास्ट राइट्स कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आरुषि के सारे कपड़े, वो कंबल, तकिया और मैट्रेस का एक हिस्सा काटकर ये सब फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब उसी दिन की बात है, राजेश के कुछ दोस्त राजेश को बोलते हैं कि टेरेस पर जाने वाले रास्ते में खून की छींटे पड़े। जब उन दोस्तों ने ऊपर जाकर देखा, तो जो गेट था टेरेस में एंटर करने से पहले एक गेट था, उस गेट के हैंडल के ऊपर भी कुछ खून के निशान थे। जब उन्होंने उस गेट को खोलने की कोशिश करी, तो वो गेट लॉक्ड था, तो वो खोल नहीं पाई, और ये बात उन्होंने राजेश को बताई। राजेश ने कहा कि मैंने तो सुबह सुबह कोई भी खून के दाग धब्बे नहीं देखे थे। हो सकता है ये खून के दाग धब्बे तब आए हों जब वो आरुषि का मैट्रेस ऊपर लेकर जा रहे थे, छत पर उन्होंने मैट्रेस रखा, तो जब वो मैट्रेस लेकर जा रहे थे तब ये खून के कुछ धब्बे गिर गए होंगे। अब बाद में ये बात पुलिस वालों के पास गई। पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, क्योंकि अब गेट वहां पर लॉक था, तो वो छत के ऊपर जा नहीं सकते थे। तो पुलिस वाले इसको एकदम इग्नोर कर देते, ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको बोलते हैं कि जो भी किलर है उसने यहाँ से छत से टेरेस से होकर भागने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि ये डोर लॉक्ड था तो वो यहाँ से आगे नहीं जा पाया।
और वो इधर से आया गया तो उसके खून के छींटे यहाँ पर गिर गए। अब वो पुलिस वाले चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में कुछ सीनियर पुलिस वालों के पास ये बात पहुंचती है। वो वहां पर आते हैं, वो राजेश से टेरेस की चाबी मांगते हैं। अब वो पुलिस वाले ऐसा बयान देते हैं कि राजेश पहले तो जाता है थोड़ा टेरेस की तरफ। जैसे ही वो टेरेस की तरफ जाता है वो तुरंत मुड़कर वापस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर वो काफी सारी देर रहता है। काफी देर बाद राजेश घर के बाहर आता है और बोलता है कि टेरेस की चाबी तो नहीं मिल रही। अब पुलिस वाला वो ताला तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त वो ताला तोड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद में अब अगला दिन आता है 17 मई। 17 मई को सुबह सुबह नुपुर और राजेश दोनों चले जाते हैं हरिद्वार। सुबह सुबह वो गाड़ी लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं और घर पर अभी भी विजिटर्स आ रहे थे और उनको राजेश का भाई दिनेश तलवार देख रहा था। अच्छा, अब उस वक्त कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो साथ में एक ताला तोड़ने वाले शख्स को भी लेकर आते हैं। वो उस छत का ताला तोड़ते हैं। लगभग सुबह के 10:30 बजे की ये बात है। जैसे ही वो ताला तोड़ते हैं, गेट खोलते हैं, तब उनको दिखाई देता है कि सामने खून के दाग हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ से घसीट कर ले जाया गया। मारने के बाद में जब उसका खून निकल रहा था उसको घसीट कर ले जाया गया। जब पुलिस वाले थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक खून में सनी बुरी तरह से डिकम्पोज्ड लाश उनके सामने पड़ी है। उस लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसका चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस वाले तुरंत फोन करते हैं राजेश को कि आप वापस आइए। राजेश अभी रास्ते में चल ही रहा था। राजेश तुरंत गाड़ी मोड़ता है, घर पर वापस पहुंचता है और छत पर जाकर उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि हेमराज गायब था तो एक शक था कि ये लाश हेमराज की हो सकती है, लेकिन राजेश कंफर्म नहीं कर सकता। वो पुख्ता तरीके से नहीं बता सकता कि ये लाश हेमराज की है या और किसी की। राजेश गाड़ी लेकर वापस हरिद्वार निकल जाता है। उसके बाद में हेमराज का एक दोस्त आता है और वो लाश की शिनाख्त करता है हेमराज के तौर पर। वो इस बात को पुख्ता कर देता है। अच्छा, उसी दिन राजेश और नुपुर जाते हैं हरिद्वार और अपना सारा काम कर वो उसी दिन वापस घर पर भी पहुंच जाते हैं। अब तक जो क्राइम सीन था, जो आरुषि का घर था, जो आरुषि का कमरा था, उस सारे कमरे को पुलिस को कायदे से एकदम सील कर देना चाहिए था। किसी को भी उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस कमरे को सील नहीं किया था। हर कोई उस कमरे के अंदर इधर उधर घूम रहा था। पूरे घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे बिना किसी परमिशन के। जब फोरेंसिक टीम आती है, वो ये देखती है, वो सभी फोरेंसिक टीम वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तक करीब 90% एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं। अब ये किसने किया है उसको पकड़ने के और भी चांसेस कम हो चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आरुषि और हेमराज दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों का कत्ल उस रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुआ है और पोस्टमार्टम थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। सबसे पहली बात, आरुषि और हेमराज का कत्ल कैसे हुआ? उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल खा रही थी। लगभग एक ही तरीके से दोनों का कत्ल हुआ है। तो आरुषि के पोस्टमार्टम के अनुसार आरुषि के सर पर किसी ने एक लोहे के कर्व्ड थोड़े से तीखे रोड से किसी ने सर पर वार किया है। वो लोहे की रोड ऐसी थी कि वो आरुषि के सर के अंदर चली गई और उसने थोड़ा छेद कर दिया सर में, सर को फाड़ दिया और वहां से खून आया। लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर आरुषि की मौत हो गई। उसके बाद में आरुषि की मौत होने के बाद में किसी ने उसका यहाँ से गला चीरा। लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा यहाँ पर स्लिट खुल गई थी और सर पर केवल एक चोट का निशान नहीं था, एक यहाँ पर था, एक पीछे था और एक यहाँ पर था। और सेम ऐसे ही हेमराज के सर पर भी कई निशान थे और हेमराज का भी गला कटा हुआ था। अब सबसे पहले यूपी पुलिस जांच शुरू करती है। यूपी पुलिस के अनुसार 13 साल की बच्ची आरुषि और 45 साल के हेमराज का कत्ल राजेश और नुपुर ने मिलकर किया है। यूपी पुलिस के अनुसार आरुषि और हेमराज के अंदर कुछ आपत्तिजनक संबंध थे और इस चीज का जब राजेश और नुपुर को पता चला तब उन्होंने आरुषि और हेमराज दोनों को मार दिया। इस बात को साबित करने के लिए पीछे कई सारे और एविडेंसेस भी रखी यूपी पुलिस ने। सबसे पहली बात, आरुषि और हेमराज के गले के कट के निशान एकदम सेम थे और जहां तक चांसेस हैं वो कट्स लगाए गए हैं किसी सर्जिकल नाइफ की मदद से और वो कट भी दोनों सेम थे और उन कट्स को देखकर एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है। अब नुपुर और राजेश दोनों डॉक्टर्स थे, उनके पास सर्जिकल नाइफ होती थी और वो इस काम में, कट्स लगाने के काम में काफी एक्सपर्ट भी थे क्योंकि वो डॉक्टर थे। दूसरा, घर अंदर से लॉक्ड था और कहीं पर भी कोई भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिले, यानी कि कोई भी खिड़की तोड़कर, कोई भी गेट का ताला तोड़कर अंदर नहीं आया। अब किसी घर के सदस्य ने ही, जो घर के अंदर था, उसने ही आरुषि और हेमराज का कत्ल किया है और घर के अंदर आरुषि और हेमराज का कत्ल हो चुका था तो बचे राजेश और नुपुर। घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर एक शराब की बोतल मिली थी। उस शराब की बोतल के ऊपर आरुषि और हेमराज दोनों के खून के सैंपल्स मिले। आरुषि और हेमराज को मारने के बाद में पुलिस के अनुसार राजेश ने वहां पर बैठकर शराब पी। अगला, पुलिस कहती है कि अब चलो मान लेते हैं कि राजेश और नुपुर ने ये मर्डर नहीं किया, किसी और बाहर वाले शख्स ने किया, लेकिन कोई बाहर वाला शख्स घर के अंदर आता है, कैसे तैसे वो घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसने के बाद में वो
2 कत्ल करता है। आरुषि और राजेश और नुपुर के कमरे का डिस्टेंस केवल 6-7 फुट था, ज्यादा दूर नहीं था। कोई घर के अंदर आता है, सर पर जोर से लोहे की रोड से वार करता है। जाहिर सी बात है वो थोड़ी तो चिल्लाई होगी। हेमराज को मारने के बाद में उसकी लाश को घसीटकर वो गेट खोलकर टेरिस तक लेकर गया है। अब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन राजेश और नुपुर को किसी के बारे में पता ही नहीं चला, उनकी आंखें नहीं खुली और उनको सोए हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम के अनुसार इनका कत्ल हुआ था 12 से 1 के बीच में और राजेश लास्ट 12:10 तक अपने लैपटॉप पर एक्टिव था, वो कोई काम कर रहा था। मान लेते हैं 12 बजे राजेश सो गया और 12 से 1 के बीच में कत्ल हुआ, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि राजेश बहुत गहरी नींद के अंदर था। अगली बात, जब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सबसे पहले मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची थी, तब राजेश पुलिस को बोलता है कि आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधा जाकर हेमराज को पकड़ो। और राजेश पुलिस को कुछ पैसे भी देता है। तो पुलिस के अनुसार राजेश उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर दखल अंदाजी कर रहा था। राजेश चाहता था कि वो घर को छोड़कर और कहीं पर चले जाएं ताकि इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाए। लास्ट बात जो पुलिस कहती है, हेमराज उसके मर्डर से कुछ दिन पहले एक सोशल वर्कर उषा ठाकुर के पास जाता है और उषा ठाकुर को जाकर बोलता है कि मेरी जान को खतरा है। डॉक्टर राजेश मुझको बोल रहा है कि अगर घर की बात घर से बाहर गई तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। अब ये सारी बात लिखकर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है और इन दोनों मर्डर्स में नुपुर और राजेश को दोषी ठहराती है। इसके बाद में दिल्ली पुलिस भी इस केस के अंदर एंट्री लेती है और 22 मई को आईजी गुरदर्शन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और नई कहानी बताते हैं। उनके अनुसार राजेश का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के बारे में हेमराज को पता था। उस दिन राजेश हेमराज को छत के ऊपर लेके गया था उससे कुछ बातचीत करने इस टॉपिक के बारे में। लेकिन जब राजेश को बात बिगड़ती दिखी, जब हेमराज नहीं मान रहा था, उस वक्त राजेश ने हेमराज का कत्ल कर दिया। ये बात नीचे आरुषि जगी हुई थी, उसको पता चल जाती है। राजेश नीचे जाता है और आरुषि का भी कत्ल कर देता है ताकि ये बात कहीं पर भी बाहर ना निकले। और उसके बाद में राजेश डाइनिंग टेबल के पास बैठकर शराब पीता है। अब इसके बाद में राजेश और नुपुर को अरेस्ट कर लिया गया और गाजियाबाद के डासना जेल के अंदर उनको डाल दिया गया। अच्छा, अब इसके अलावा आईजी अगले दिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर एक और नई कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि 9:30 से लेकर 11 बजे तक राजेश बाहर गया हुआ था, जिससे भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उससे मिलने। जब 11 बजे वो वापस अपने घर लौटता है, तब वो हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। जब वो उन दोनों को देखता है अपनी गोल्फ स्टिक से, राजेश गोल्फ खेलता था तो गोल्फ स्टिक निकालता है और जाता है आरुषि के कमरे। वहां पर हेमराज के सर पर जोर से गोल्फ स्टिक से वार करता है। पहली बार उसने हेमराज के सर पर वार किया, जब दूसरी बार उसने हेमराज के सर पर वार किया तब हेमराज हट गया और वो गोल्फ स्टिक जाकर लग गई आरुषि के सर पर और बाद में हेमराज की बॉडी ऊपर और उन्होंने बाद में बैठकर दारू पी। ये बात कही। अब यहाँ पर नुपुर और राजेश ने कहा कि इस केस के अंदर हम दोनों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और हम अब एक सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई की एक टीम गठित की जाती है और वो इस केस के ऊपर अपनी जांच शुरू करती है। अब सीबीआई इस केस की जांच एक नए सिरे से करती है। सीबीआई सबसे पहले फैमिली को सस्पेक्ट ना मानते हुए जो नौकर थी उनको सस्पेक्ट मानती है। सीबीआई लग जाती है अलग अलग नौकरों का कनेक्शन ढूंढने में। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद में पता चलता है कि हेमराज जो कि नेपाल से था और हेमराज के आरुषि के घर से कुछ ही दूर एक और नौकर काम करता था जिसका नाम था कृष्णा थारावी, वो भी नेपाल से ही था और इन दोनों की आपस में काफी बनती थी। सीबीआई उसको उठाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब उससे पूछताछ होती है तब 2 नाम और सामने आते हैं, एक विजय और एक राजकुमार। अब सीबीआई के अनुसार उस दिन हुआ कुछ यूं कि हेमराज, विजय, राजकुमार, कृष्णा, ये चारों हेमराज के कमरे में बैठकर शराब पीते हैं। जब शराब के नशे में ये सभी धुत हो जाते हैं तब हेमराज को छोड़कर बाकी तीनों आरुषि के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हेमराज इस बात का विरोध करता है, वो उनको ये सब करने से रोकता है। जब वो इन सबको ये करने से रोक रहा था वो हेमराज का वहीं पर कत्ल कर देते हैं, शराब के नशे में धुत थे। बाद में वो उसकी लाश को घसीट कर ले जाते हैं टेरेस के ऊपर और ताकि कोई भी सबूत ना रहे, कोई भी किसी को भी ना बताए, इसलिए वो आरुषि का भी उस वक्त वहीं पर कत्ल कर देते हैं। अब सीबीआई की ये थ्योरी बुरी तरीके से फेल होती है क्योंकि जिस हिसाब से सीबीआई बता रही है कि 4 नौकर घर में शराब के नशे में धुत 2 कत्ल करते हैं, इस हिसाब से तो घर में हड़कंप मच जाना चाहिए और राजेश और नुपुर को उठ जाना चाहिए, लेकिन वो उठे नहीं। इसके बाद में सीबीआई ने कृष्णा, राजकुमार और विजय का नार्को टेस्ट भी कर देखा, लेकिन नार्को टेस्ट के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिनके बलबूते पर उनके ऊपर शक किया जा सके। अब सीबीआई की ये टीम फेल हो गई। उसके बाद में सीबीआई की एक दूसरी टीम गठित की जाती है और वो दूसरी टीम यूपी पुलिस के जो चार्जशीट थी, यूपी पुलिस ने जो बातें लिखी थी कुछ वैसा ही हुआ था और उनके अंदर कुछ और अपनी दलीलें ऐड करती है। टेरिस का जो गेट था वो लॉक था, कोई कैसे उस गेट को खोलकर हेमराज की बॉडी वहां पर छत पर डालकर उस गेट को बंद कर सकता है। चाबी
राजेश के पास रहती थी और राजेश ही इस काम को कर सकता है। पूरे घर के अंदर किसी भी बाहर के व्यक्ति के अंदर आने के कोई भी सबूत नहीं मिले। जो भी किया है घर के किसी एक शख्स ने ही किया है। अच्छा, अब सीबीआई की पहली टीम जब गठित हुई थी और नौकरों के ऊपर जब शक गया था, तब राजेश और नुपुर दोनों को रिहा कर दिया गया था, उनको बेल मिल गई थी। लेकिन सीबीआई की दूसरी जब टीम आई और जब उन्होंने ये दलीलें दी, यूपी पुलिस की उस बात को सही माना, तो नुपुर और राजेश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट के अंदर 25 नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इसके बाद में राजेश जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीबीआई के इस फैसले को चैलेंज करते हैं। कोर्ट जब यूपी पुलिस की और सीबीआई की दूसरी टीम की जो वो चार्जशीट देखता है, तब कोर्ट बोलता है कि ये एकदम बकवास है। कोर्ट कुछ सवाल करता है सीबीआई के ऊपर। सर्जिकल ब्लेड या गोल्फ स्टिक जो बता रहे थे, अगर उससे कत्ल हुआ तो वो सर्जिकल ब्लेड और गोल्फ स्टिक कहाँ पर है? जिस हथियार से कत्ल हुआ है वो हथियार कहाँ पर है? हेमराज और आरुषि के खून के धब्बे राजेश और नुपुर के ऊपर क्यों नहीं आए? उनके किसी भी कपड़े के ऊपर क्यों नहीं आए? राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन फिर भी उनके बयान मिलते जुलते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके बलबूते पर उनके ऊपर शक किया जा सके। राजेश के ऊपर नार्को टेस्ट भी कर देखा गया, लेकिन नार्को टेस्ट के अंदर भी राजेश ने कुछ ऐसा आपत्तिजनक और या फिर कुछ ऐसा नहीं बोला जिसके बलबूते पर राजेश के ऊपर शक किया जा सके। अब इन कोर्ट की दलीलों का जब सीबीआई जवाब नहीं दे पाई, 16 अक्टूबर 2017 को राजेश और नुपुर को बरी कर दिया जाता है। अब इसके बाद में सीबीआई ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और फिलहाल भी ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। यही थी दोस्तों आज की कहानी। इस कहानी को नोएडा डबल मर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।